बायोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। देखिए बायोलॉजी के 20 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज किया हूँ, आपका ऑब्जेक्टिव है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल करते रहता है। तो क्लास 12 वाले बच्चे जितने भी बायोलॉजी के हैं वो सारे इन सभी का स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स तैयार कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप पहले समझ लीजिए इसको। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ईस्ट में प्रजनन की विधि कौन सी है? यानी ईस्ट जो जीव जंतु होता है उसमें प्रजनन की कौन सी विधियां पाई जाती है? तो मुकुलन की जो विधियां है वही ईस्ट में प्रजनन की विधि पाई जाती है। मतलब ईस्ट में प्रजनन, ईस्ट कैसे अपने आप को प्रजनन करता है, किस विधि के माध्यम से करता है? तो मुकुलन की विधि से। और ये VVI क्वेश्चन है। उसी प्रकार से पूछता अमीबा और पैरामीशियम में भी प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो विखंडन। विखंडन में कौन सा? विखंडन चले आएंगे। तो अमीबा और पैरामीशियम में भी कौन सा प्रजनन की विधि पाई जाती है? विखंडन विधि कह सकते हैं। लेकिन ईस्ट में मुकुलन की विधि पाई जाती है। ठीक है। दूसरा है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? अदरक मतलब आदि का नाम सुने होंगे, बिहार वाले बच्चे जानते होंगे, अन्य राज्य के बच्चे उसको अदरक के नाम से जानते हैं। तो अदरक में जो कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक प्रवर्धन पेड़ पौधों में होता है। ठीक है ना। तो अदरक में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो यह देखिए राइजोसोम, राइजोम के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? राइजोम। जो आपका अदरक होता है, जो आदि होता है, उसमें कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? वृद्धि किसके माध्यम से होता है? तो राइजोम के माध्यम से होता है। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न देखिए, पहला दूसरा होगा। तीसरा, भ्रूण पोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? जो भ्रूण को पोषने वाला होता है उसमें कितना क्रोमोजोम होता है? तो याद रखिएगा 3n होता है। बाबू कितना? भ्रूण पोष में कितने क्रोमोजोम? तो 3n होते हैं। आगे गर्भाशय किससे संबंधित है? देखो गर्भाशय पूछेगा या पूछेगा टेस्टिस किससे संबंधित है? तो पुरुषों से। लेकिन गर्भाशय गर्भ किसमें होता है? तो महिलाओं में होता है। तो मादा या स्त्री जननम कह सकते हैं। तो गर्भाशय किससे संबंधित होता है? मादा से। आगे स्त्री में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? देखो पुरुषों में जो गुणसूत्र पाया जाता है 44। देखो टोटल गुण सूत्रों की संख्या 46 को है, यानी 23 जोड़ा है। लेकिन 44 को सेम होता है। अगला पुरुष में होता है XY और महिला में 44 प्लस XX हो जाता है। यानी पुरुषों का जो गुण सूत्र है वो XY है लेकिन महिलाओं का X है। ठीक है ना। इसी तरह से बच्चे का निर्माण होता है। अगर सोचिए पुरुष का X और महिला का X जाकर मिल जाए तो बेटी का निर्माण करेगा। अगर पुरुष का Y और महिला के X के साथ जाकर मिल जाए तो बेटा का निर्माण हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन आपका, स्त्री में कौन सा गुण सूत्र पाया जाता है? तो 44 प्लस XX। कौन सा? 44 प्लस XX। और वही पुरुष में पूछता था 44 प्लस XY की, टोटल 46 होते हैं। ठीक है ना। आगे आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? आनुवंशिकता का जनक किनको कहते हैं? तो बाबू आनुवंशिकता का नियम देने का काम किसने किया था? मेंडल साहब ने। किसने दिया? मेंडल साहब ने। उनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आनुवंशिकता का नियम जिसने दिया उनका भी नाम ग्रेगर जॉन मेंडल, शॉर्ट में मेंडल कहते हैं। ये आनुवंशिकता का पिता किनको कहते हैं? तो मेंडल साहब को कहते हैं। ठीक है। आगे प्रश्न 7 नंबर है, HIV किस कोशिका पर आक्रमण करता है? देखो HIV जो वायरस है, HIV जो वायरस है, HIV की वजह से एड्स बीमारी होता है। तो HIV किस पर आक्रमण करता है? तो हमारे शरीर में T नाम का कोशिका पाया जाता है। कौन पाया जाता है? T नाम का कोशिका पाया जाता है। कौन पाया जाता है? T नाम का कोशिका पाया जाता है। उसी पर आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण करता है? उसी पर आक्रमण करता है। कहने का मतलब जो HIV वायरस होता है वो हमारे शरीर की किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो T हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है। कौन सा है? HIV किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो बाबू T हेल्पर कोशिका, हमारे शरीर में ये कोशिका पाए जाते हैं, उसी को क्षतिग्रस्त करता है जिसके कारण से आप पूरी तरह से गलना एकदम शुरू हो जाते हैं। एड्स जानते हैं एड्स कितना खतरनाक बीमारी है? इस पर मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है। अगला देखिए 8वां प्रश्न, किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में सबसे अधिक है? बता रहा किस फल की जो विविधताएं हैं सबसे ज्यादा अलग अलग रूप में पाया जाता है? किस फल की? तो वो आम है। आम जो है ना अलग अलग रूपों में हर जगह पाई जाती है। ठीक है ना। लाल, हरा, पीला, जैसा देखिए वैसा आपको मिल जाएगा। तो किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अधिक पाई जाती है? तो वो आम की है। अगला देखिए, दूध से दही बनाना है। यहाँ पर छोड़ दिया हूं दही, आप यहाँ पर दही लिख लेंगे। ठीक है ना। दूध से दही बनाने में किस जीवाणुओं का उपयोग होता है? मतलब दूध से अगर दही बनाना है तो दूध से दही जीवाणु बनाने वाले किस जीवाणु को उपयोग? यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में सुधार। क्वेश्चन आपका 9 नंबर है कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग की जाती है? तो बाबू देखो, दूध से अगर दही बनाना है तो उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। कौन है? लैक्टोबैसिलस। अगर दूध से दही बनाने में जीवाणु का प्रयोग कर रहे हैं तो उस जीवाणु का नाम लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न 10वां देखो, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? हमारे शरीर में बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? जहाँ अस्थि मज्जा है ना बाबू, वहीं पर होता है। तो बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में।
ठीक है ना। बी लिम्फोसाइट का निर्माण क्या होता है? अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, बढ़ी हुई त्वचा कैंसर उच्च परिवर्तन का कारण क्या है? देखो हमारी त्वचा कभी काल क्या होती है, बढ़ जाती है। देखिए आदमी का त्वचा का लटक जाता है, फिर बुढ़ारी में हम जैसे देखते हैं। तो बढ़ी हुई त्वचा कैंसर और उच्च उत्परिवर्तन का क्या कारण है? तो ओजोन क्षरण है, क्योंकि देखिए ओजोन परत में छिद्र हो गया था, जिसके कारण से अनेक बीमारियां, पराबैंगनी किरणें, ये सब आना जाना शुरू हो गई, जिसके कारण से अनेक बीमारियां हो गई। तो ये सभी बीमारियां किसके कारण से हो रही है? ओजोन क्षरण के कारण से हो रही है। किसके कारण हो रही है? ओजोन क्षरण के कारण से हो रही है। ओजोन क्षरण के कारण से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 12 नंबर है, प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है, मतलब अम्ल वर्षा करने वाला प्रदूषण का क्या नाम है? देखो अम्ल वर्षा करने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड सब होता है, लेकिन इसमें सबसे मुख्य होता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। यानी प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है उसका नाम क्या है? SO2। आगे 13 नंबर, WHO के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का मानक क्या है? मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ध्वनि प्रदूषण का एक मानक लेवल जारी किया था। कौन है? तो 20 से 30 डेसिमल है। अगर किसी साउंड का आवाज 20 से 30 डेसिमल से ज्यादा हो जाता है तो वहां पर ध्वनि प्रदूषण होगा और वहां पर आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है ना, WHO के अनुसार 20 से 30 डेसिबल। ठीक है, आगे देखिए 14 नंबर है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? देखो युग्मक जो होता है ना, युग्मक में सिर्फ एक युग्मक होता है, जैसे पुरुषों का युग्मक। ठीक है ना, युग्मक देखो युग्मक और युग्मनज, युग्मक और युग्मक को हम लोग गैमेट्स के भी नाम से जानते हैं। जैसे मान लो पुरुषों का युग्मक क्या है? तो पुरुषों का स्पर्म है। महिलाओं का युग्मक क्या है? तो ओवम कह सकते हैं। तो युग्मक सिर्फ अकेला होता है। तो पूछेगा युग्मक का मतलब क्या होता है? तो युग्मक एक गुणक होता है, सिर्फ एक गुण वाला होता है, सिर्फ एक में पाया जा सकता है। और पूछता भी है एक युग्मक, यानी पूछेगा कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो बोल सकते हैं हैप्लॉइड। एक गुणक बोलिए, चाहे इसका शुद्ध हिंदी में नाम हैप्लॉइड है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड। वही पूछेगा द्विगुणक जिसमें पाई जाती है वो क्या होगा? मतलब जिसमें युग्मनज की क्षमता पाई जाती है उसको हम लोग डिप्लॉइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। तो युग्मक किस प्रकार के होते हैं? तो हैप्लॉइड मतलब एक गुणक होते हैं, लेकिन जो युग्मनज होते हैं जिसमें समझिए कि आपका जिसमें द्वियुग्मक पाया जाता है उसको डिप्लॉइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड यानी द्विगुणक उसको कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बाबू यहाँ पर आप 15 नंबर, संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है। जब कोई संतति संतान की उत्पत्ति एक ही जीव कर लेता है तो उसको किस प्रकार की जनन कहते हैं? तो अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में अपने शरीर को तोड़ तोड़ के संतानों की उत्पत्ति की जाती है, लेकिन लैंगिक जनन में मेल और फीमेल के द्वारा जब निषेचन होगा तभी बच्चे का निर्माण होता है। इसमें अलैंगिक जनन हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए जैसा 16 नंबर प्रश्न क्या है? 16 नंबर प्रश्न देखिए जा, देखो 16 नंबर प्रश्न है, भ्रूण पोष वाले बीजों को ध्यान दीजिएगा, भ्रूण पोष वाले बीजों को हम लोग क्या कहते हैं? जो भ्रूण पोष करने वाला बीज है उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं एंडोस्पर्मिक। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक। और VBI क्वेश्चन है कि भ्रूण पोष करने वाला जो बीज होता है उसका नाम क्या होगा? एंडोस्पर्मिक। क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्मिक नाम हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? उस फल का नाम बताइए जिसका बीज का चोल खाया जाता है, बीज के साथ जो सटा होता है। वैसे कुछ फलों का नाम बताना है, तो वैसे फल लीची हो गया, शरीफा हो गया, जायफल हो गया, और भी बहुत सारे फल होते हैं जिनका बीज चोल खाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न आपका है, एनिमोफिली नामक परागण किसमें होता है? किसके द्वारा होता है? जो एनिमोफिली नामक परागण होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो वो होता है हवा के माध्यम से। हवा के माध्यम से एनिमोफिली परागण होने का काम करता है। आगे 19 नंबर प्रश्न देखिए, एक स्वस्थ महिला का पूरे जीवन काल में बताना कि कितने अंडे उत्पन्न करती है? एक स्वस्थ महिलाएं जो होती है वो अपने पूरे जीवन काल में टोटल अंडों की संख्या कितनी उत्पन्न करती है? तो वो अंडे टोटल 400 उत्पन्न करती है। सोचिए 400 अंडे निर्माण करती है, इसका मतलब 400 बच्चे तक भी पैदा करने की क्षमताएं होती है, लेकिन किसी कारणवश ये सब नहीं हो पाता। बहुत सारे मनुष्य के शरीर में क्रिया होती है, यानी एक स्वस्थ महिला का पूरे जीवन काल में अंडों की संख्या कितनी होती है? 400 होती है। आगे 20 नंबर है, एक संकर का जेनेटिक अनुपात क्या है? देखो आप अनुवंशिकता का नियम पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ना भी है, एक संकर द्विसंकर। तो एक संकर का जो जेनेटिक अनुपात होता है 1:2:1 होता है, 1:2:1 लेकिन वही पूछेगा द्विसंकर का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? तो स्टार्ट करना 9 से 9 3 3 3 1, या बोल सकते 1 3 3 9, यानी 1 का 3 गुना करते चलिए, ये निकलेगा द्विसंकर का फिनोटाइपिक अनुपात निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका टोटल 21 को मैंने प्रश्न क्लियर करा दिया। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका नोट्स तैयार कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये पार्ट 1 है। ऐसे बहुत सारे बायोलॉजी का मैं क्वेश्चन लाऊंगा और उसको क्या करूंगा? एक्सप्लेन करने का काम करूंगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सभी लोगों के पास शेयर कर दिया जाए। जय हिंद।